देखो बेटा, हमने कल डिस्कस किया था। कल हमने डिस्कस किया था बेटा डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस के बारे में हमने डिस्कस किया था। और उसके अंदर हमने ये बात पढ़ी थी कि डी ब्रोगली ने कहा था कि जिस तरह से रेडिएशन जो होती है वो ड्यूल नेचर रखती है, इस तरह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी ड्यूल नेचर रखेंगे। और उसने एक हाइपोथेसिस दी थी कि जब कोई भी पार्टिकल मूव करेगा और वेव की तरह जब वो बिहेव करेगा तो उसकी जो वेवलेंथ होगी उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेटा इज इक्वल टू एच अपॉन एमवी से। और उसी के अंदर हमने एक चीज और भी पढ़ी थी कि जो हमारी मैक्रोस्कोपिक दुनिया होती है, मैक्रोस्कोपिक दुनिया के अंदर हम वेव इफेक्ट्स ऑब्जर्व नहीं करते। जब पार्टिकल्स मूव करते हैं तो हमें वो वेव की तरह बिहेव करते हुए महसूस नहीं होते। तो मैंने उसका आपको एक कैलकुलेशन भी की थी जिसमें मैंने 100 ग्राम का एक बाल था, उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट की थी और इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेट वेवलेंथ मैंने की थी। तो उसमें हमने ये देखा था कि अगर हम बात करते हैं किसी बड़े मास की तो उसकी वेवलेंथ बहुत ही छोटी होती है, और अगर कोई छोटा मास होता है तो उसकी वेवलेंथ बड़ी होती है। और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ हमने कैलकुलेट की थी कि वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर आई थी, या 10⁻⁵ था, जो भी था हमने उसको कैलकुलेट किया। आज हम पढ़ेंगे बेटा डेविसन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट। डेविसन और जर्मर के एक्सपेरिमेंट को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा जो है वो वापस जो है वो डायफ्रेक्शन या एक्स-रे डायफ्रेक्शन के बारे में एक दो चीजें हैं जो पहले आप समझ लें। उसके बाद जो है वो आगे डेविसन और जर्मर के एक्सपेरिमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए बेटा, डायफ्रेक्शन होती क्या है बेटा? डायफ्रेक्शन जो होती है बेटा वो प्योर प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स है। बेटा ये जो प्रॉपर्टी होती है ये वेव्स की प्रॉपर्टी है, प्योर प्रॉपर्टी ऑफ वेव है। अब ये डायफ्रेक्शन होती क्या है? डायफ्रेक्शन का मकसद होता है कि सपोज करें कि हमारे पास एक स्लिट है। अब इस स्लिट से जब इस तरह से वेव पास होती है तो वेव जो होती है वो अपने रास्ते में रुकावट आने की वजह से इस तरह से फैल जाती है। तो वेव के रास्ते में रुकावट आने से वेव का बैंड खा जाना, इस फिनोमिना को हम कहते हैं कि ये फिनोमिना कौन सी है? डायफ्रेक्शन। ठीक है। और ये जो डायफ्रेक्शन होती है ये तब होती है जब रास्ते में जो रुकावट आती है ना उस रुकावट की साइज जो हो वो कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द वेव। जैसे ये खिड़कियां वगैरह है, इसमें से जब लाइट आती है तो लाइट इस तरह से फैलती नहीं है, लेकिन ये मेरी आवाज अगर इस दरवाजे से बाहर जाती है तो ये इस तरह से फैल जाती है, क्योंकि ये जो साइड वाले होंगे ना, भले ये खिड़कियां बंद कर दे, मैं यहाँ पे बोलूंगा ना मेरी आवाज यहाँ से निकलेगी तो सीधी नहीं जाएगी, इस तरह से फैल जाएगी, क्योंकि साउंड की वेवलेंथ के हिसाब से ये डोर की साइज जो है ये कंपेरेबल। तो ये जो डायफ्रेक्शन होती है ना, ये डायफ्रेक्शन जो है ये एक ऐसी फिनोमिना है जो वेव्स ही करती है कि जब वेव्स के रास्ते में ऐसी रुकावट आती है जिस रुकावट की साइज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ है, तो
उस रुकावट से गुजरने के बाद वो वेव अपने रास्ते से बैंड खाती है। ऐसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम कहते हैं कि ये डायफ्रेक्शन। और डायफ्रेक्शन इज जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी डायफ्रेक्ट करती है, सब वेव्स डायफ्रेक्ट करती है। उसके बाद होता है हमारे पास, देखें, डायफ्रेक्शन के नतीजे में वेव्स डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस भी बनाती है, जिसको हम कहते हैं जो है वो डायफ्रेक्शन पैटर्न। इसमें जो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनते हैं उनका इंटेंसिटी ग्राफ ऐसे बनता है कि सेंट्रल फ्रिंज जो होता है वो ब्राइट भी बनता है, बड़ा भी बनता है, साइड में हल्के डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनते हैं। इसके बाद है हमारे पास एक्सरे की डायफ्रेक्शन। एक्सरे डायफ्रेक्शन, इसमें भी बाप बेटे दो दो थे ब्रेक क्रिस्टल, ठीक है। बहरहाल इसमें ये होता है कि वेवलेंथ ऑफ एक्स-rays is of order of एंगस्ट्रॉम। एक्सरे की वेवलेंथ जो होती है वो बहुत छोटी वेवलेंथ। अगर आप एक्सरे का डायफ्रेक्शन करना चाहो तो एक्सरे का डायफ्रेक्शन आम तरह से बाकी वेव्स के डायफ्रेक्शन की तरह नहीं किया जा सकता। कि जिस तरह से बाकी वेव्स के लिए स्लिट बनाए जाते हैं, उन स्लिट से गुजारा जाता है और स्लिट से गुजरने के बाद वो वेव्स डायफ्रेक्ट करती है और डायफ्रेक्शन पैटर्न बनता है। एक्सरे जैसे नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि एक्सरे की वेवलेंथ बहुत ही छोटी है और इतना छोटा स्लिट बनाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। इसलिए एक्सरे की डायफ्रेक्शन आम तरीकों से नहीं होती। इसके लिए एक नया तरीका इस्तेमाल किया ब्रेग ने। बाप और बेटे दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया। तो उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्रिस्टल का इस्तेमाल किया। आपको पता है कि क्रिस्टल के अंदर लेयर्स होते हैं और उन लेयर्स में ये इस तरह से एटम्स होते हैं। सपोज करें ये हमारे पास एक क्रिस्टल है जिसके एक दो लेयर्स में बना। ये क्रिस्टल है, इसके दो लेयर ये हुए। इस तरह से ये एक्सरे के लेयर्स, ठीक है। और एक लेयर और दूसरे लेयर के दरमियान ये जो डिस्टेंस होता है इसको डी कहते हैं। और ये जो डी होता है ये कंपेरेबल होता है टू वेवलेंथ ऑफ एक्स-रेज। ये बहुत ही छोटा होता है। ये जो होता है इतना छोटा होता है कि एक्स-रेज को अगर हम क्रिस्टल के ऊपर फॉल करवाएं इस तरह से, तो एक्स-रेज इस क्रिस्टल से जब रिफ्लेक्ट करते हैं तो एक एक्सरे यहाँ से आता है, एक एक्सरे यहाँ से आता है और ये एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस करते हैं, डायफ्रेक्शन करते हैं। तो जब एक्सरे को क्रिस्टल के लेयर में से गुजारा जाता है तो क्रिस्टल के लेयर के दरमियान जो स्लिट, आप समझ लें, वो स्लिट्स जो होते हैं वो इतने छोटे होते हैं जितनी एक्सरे की वेवलेंथ होती है। और इसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं 2d sin थीटा इज इक्वल टू m लेंगे, जहां पे d का मकसद है पाथ डिफरेंस और sin थीटा का मकसद है ये किस एंगल पे डायफ्रेक्ट होते हैं। m का मकसद है ये जो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनते हैं वो कौन सा फ्रिंज हम कंसीडर करें। और वेवलेंथ का मकसद है कि ये एक्सरे की वेवलेंथ जो होती है वो हम यहाँ से लेते हैं। मकसद के एक्सरे की डायफ्रेक्शन के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि एक्सरे की जो डायफ्रेक्शन होती है वो आम तरीकों से पॉसिबल नहीं होती। एक्सरे की डायफ्रेक्शन के लिए हम क्रिस्टल का
सहारा लेते हैं, क्योंकि क्रिस्टल के जो लेयर्स होते हैं उनके दरमियान जो सेपरेशन होती है वो कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे होती है। अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे डेविसन एंड जर्मर। डेविसन एंड जर्मर, डेविसन और जर्मर जो था उनका मकसद था निकल क्रिस्टल की स्टडी। दे वर इन्वेस्टिगेटिंग निकल क्रिस्टल। एनआई होती है ना इसकी सिंबल, निकल की एनआई होती है। तो ये निकल क्रिस्टल की स्टडी कर रहे हैं। तो आपको पता है कि स्टडी ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टलोग्राफी। और किसी भी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, जो उसके इंटर जो है वो लेयर्स जो होते हैं उनके दरमियान स्पेसिंग कितनी होती है, लेटेस्ट कांस्टेंट कितना होता है, उसका शेप कौन सा होता है, उसको देखने के लिए हम क्रिस्टलोग्राफी इस्तेमाल करते हैं। क्रिस्टलोग्राफी में हम इलेक्ट्रॉन्स का सहारा लेते हैं। तो ये निकल क्रिस्टल की स्टडी कर रहे थे, ठीक है। अब इस स्टडी के लिए इन्होंने एक कह लें कि निकल का क्रिस्टल लिया। सपोज करें कि ये निकल का क्रिस्टल है, इसके अंदर ये इसके लेयर्स हैं। ये क्रिस्टल के निकल के क्रिस्टल के लेयर्स हैं और इनके दरमियान जो निकल के क्रिस्टल के दरमियान ये डी है। इन्होंने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन गन ली, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन ऐसे होती है जैसे जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में हमने किया था ना, उसमें फिलामेंट होता है, फिलामेंट के आगे एक मेटल प्लेट होती है और इससे आगे एक ट्यूब होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल दिया जाता है और यहाँ पे इसको करंट दिया जाता है आयन। करंट देने से ये फिलामेंट गर्म होता है, गर्म होने से ये मेटल गर्म होता है और मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। उन इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव पोटेंशियल खींचता है और पॉजिटिव पोटेंशियल का जो वर्क होता है वो Q इंटू V, और ये काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सीलेटिंग पोटेंशियल। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सीलेटिंग पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रॉन की स्पीड हमने कितनी रखनी है, ज्यादा करनी है, कम करनी है, वो हम किससे चेंज करेंगे? इस इलेक्ट्रॉन गन के अंदर ये पूरा सिस्टम लगा होता है, जस्ट हम उसको करंट देते हैं, पोटेंशियल देते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को शूट करना स्टार्ट कर देती है। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन गन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी या उसकी स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय चेंजिंग पोटेंशियल। अगर ज्यादा पोटेंशियल रखेंगे ज्यादा तेजी से शूट आउट होंगे, और अगर स्लो हम कम पोटेंशियल रखेंगे तो वो स्लोली शूट आउट होंगे, ठीक है। और सामने यहाँ पे इन्होंने एक पट्टी लगाई और उस पट्टी के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर लगाया, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर लगाया। इनका मकसद ये था कि यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन की बम्बारमेंट करवाएंगे। सपोज करें इस जो है वो इस तरह से इलेक्ट्रॉन घर से इलेक्ट्रॉन आना शुरू हुए और इन्होंने सोचा कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से स्कैटर होंगे और हम ये देखेंगे इस डिटेक्टर को ऐसे घुमा के देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, किस किस एंगल पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इस इलेक्ट्रॉन गन का मकसद क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स को शूट करना। ये इलेक्ट्रॉन जब क्रिस्टल के ऊपर पड़ेंगे तो शायद रिफ्लेक्ट करके स्कैटर होंगे,
जैसे पानी हो इस तरह से किसी भी चीज पे मारते हैं तो वो ड्रॉप्स की सूरत में क्या होता है, इस तरह स्केटर होता है। सामने इन्होंने एक पट्टी लगाई जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर जो है वो लगाया कि इसको हम इधर उधर करके देखें कि ये इलेक्ट्रॉन किस एंगल पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं, कितने पास होते हैं, किधर जा रहे हैं। मीन्स इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर जो है वो स्टडी करने के लिए इन्होंने इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर लगाया। ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने एक अजीब फिनोमिना नोट की। फिनोमिना नोट क्या की इन्होंने, कि इन्होंने एक बात देखी कि सपोज करें इनका पोटेंशियल लो रखते हैं। ठीक है, लो पोटेंशियल जब रखते हैं, मींस लो पोटेंशियल का मकसद है लेस देन 50 या 40 वोल्ट। मकसद यहाँ पे जो एक्सीलेटिंग पोटेंशियल है वो 40 वोल्ट से कम रखते हैं। तो इन्होंने देखा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन हर डायरेक्शन में स्कैटर हो रहे हैं। ये डिटेक्टर घुमाया गया, डिटेक्टर ने कहा पोजीशन 1 पे भी उतने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 पे भी उतने आ रहे हैं, 3 पे भी उतने आ रहे हैं, 4 पे भी उतने आ रहे हैं, 5 पे भी। कि हर पोजीशन पे डिटेक्टर ने कहा जितने इलेक्ट्रॉन 1 पे आ रहे हैं उतने 2, मींस पूरी हर जगह पे इलेक्ट्रॉन तकरीबन एक जितने आ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे पोटेंशियल 40 से आगे गया तो डिटेक्टर जो है वो एक अजीब किस्म की चीज जो है वो बताने लगा। कि डिटेक्टर ने कहा कि जैसे ही पोटेंशियल 40 से बढ़ाते हो, सपोज करें ये क्रिस्टल है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन गन से आने वाले इलेक्ट्रॉन और ये डिटेक्टर है। अगर पोटेंशियल जैसे ही ग्रेटर देन 40 वोल्ट होने लगा तो इस डिटेक्टर ने ये कहा कि अब इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं आ रहे। डिटेक्टर ने कहा कि अब इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं आ रहे, यहाँ पे थोड़े आ रहे हैं, यहाँ पे उससे ज्यादा आ रहे हैं, फिर यहाँ पे थोड़े आ रहे हैं। कि एक जगह ऐसी है जहाँ पे सबसे ज्यादा आ रहे हैं, उससे अगर नीचे जाते हैं तो भी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम हो रही, ऊपर जा रहे हैं तो भी इलेक्ट्रॉन्स की कम हो रही है। ठीक है। बढ़ाते बढ़ाते जब इनका पोटेंशियल जो हुआ 54 वोल्ट, इन्होंने यहां से पोटेंशियल कितना कर दिया, 54 वोल्ट कर दिया। और यहाँ पे जब डिटेक्टर जो है 50 एंगल पे आया, 50 डिग्री, कि ये जो इलेक्ट्रॉन का बीम जो आ रहा था और रिफ्लेक्ट हो रहा था, इन दोनों के दरमियान एंगल कौन सी बन रही थी, 50। तो जब 54 वोल्ट इन्होंने रखा तो डिटेक्टर एक क्लियर नतीजे पे आ गया। इसने कहा कि 50 डिग्री पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। उसके बाद जब डिटेक्टर यहाँ पे रखा गया था कोई इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ रहा और कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी नहीं आ रहा। इसके बाद इसने कहा कि अगर थोड़ा आगे जाते हैं फिर इलेक्ट्रॉन आ रहे, मीन्स अब इलेक्ट्रॉन के अंदर जो है वो एक गैप आ गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, फिर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं है, फिर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा। कि जैसे जैसे डिटेक्टर को घुमाया गया, कहीं पे डिटेक्टर बता रहा था इलेक्ट्रॉन है, फिर नहीं है, फिर है, फिर नहीं है, इस तरह से बता। ये एक अजीब फिनोमिना थी और ये किस पोटेंशियल पे ऑब्जर्व की जा रही थी, 54 पे। और एंगल कौन सी, एंगल 50 डिग्री। ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट किए जा रहे थे वो किस एंगल पे किए जा रहे थे, वो हो रहे थे 50 डिग्री पे। ये फिनोमिना इनके लिए बहुत ही अजीब थी। इनके लिए क्या, पूरे जो साइंटिस्ट थे उनके लिए ये सिचुएशन अजीब थी कि जब पोटेंशियल लो होता है तो इक्वल इक्वल जा रहे हैं,
जैसे जैसे पोटेंशियल जो होता है वो बढ़ता जाता है, तो इलेक्ट्रॉन की रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, और जब 54 होता है तो रीडिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल क्लियर आ रही है। इलेक्ट्रॉन एक एंगल्स पे बहुत ज्यादा जा रहे हैं, उसके बाद भी कम जा रहे हैं, उससे आगे भी कम जा रहे हैं। तो एक साइंटिस्ट था इलेसन, इलेसन ने कहा ये फिनोमेना लाइक का डायफ्रेक्शन, के डायफ्रेक्शन में ही ऐसे होता है कि सेंट्रल जो फ्रिंज होता है वहां पे ज्यादा इंटेंसिटी होती है, उससे साइड पे डार्क और ब्राइट। तो इलेसन ने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन डायफ्रेक्ट कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है लाइक अ वेव, और निकल क्रिस्टल से जब गुजरता है तो ये बिहेव करता है लाइक एक्सरेस, क्योंकि एक्सरे की वेवलेंथ और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ तकरीबन सेम बनती है, जिसका नतीजा क्या निकलता है कि इलेक्ट्रॉन निकल क्रिस्टल के लेयर से गुजरने के बाद डायफ्रेक्शन करता है। ठीक है, इस बात को कंफर्म करने के लिए कैलकुलेशन की गई कि वाकई ये डायफ्रेक्शन करता है। अगर ये डायफ्रेक्शन करता है तो इसकी वेवलेंथ को हम इस फार्मूले से मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला किसका है, एक्सरे डायफ्रेक्शन का। अगर ये वाकई डायफ्रेक्शन करता है तो इसकी वेवलेंथ इस फार्मूले से आ जाएगी। आप इस फार्मूले से इसकी वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। डेविसन और जर्मर ने इसकी की वेवलेंथ कैलकुलेट। देखें, अब ये निकल क्रिस्टल है, अगर यहाँ पे ये इंसिडेंट और इस तरह रिफ्लेक्टेड के दरमियान 50 डिग्री है, तो ये कितनी होगी 25। तो आपको पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल कितनी होगी 90। 90 से अगर 25 जाएगी तो बाकी क्या होगा, 90 से अगर 25 जाएगी बाकी कितनी आएगी 65। 65 होगी ना, 65 डिग्री, और ये एंगल भी कौन सी हो जाएगी 65 डिग्री। इन्होंने यहाँ पे 2d sin थीटा का फार्मूला लगाया इज इक्वल टू एम लेम्डा। जो सेंट्रल फ्रिंज बनता है ना उसका एम हम कौन सा लेते हैं 1। तो इन्होंने लेम्डा कैलकुलेट की, लेम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा अपॉन m इज इक्वल टू होगा 2d sin थीटा। इन्होंने 2, और निकल की d होती है, निकल की d जो होती है वो इतनी होती है, निकल के d की जो वैल्यू होती है ये मैं लिखता हूँ। इसके जो d की वैल्यू होती है बेटा वो होती है 0.91 मिलीमीटर। ठीक है, और इसकी जो साइन होती है 65 डिग्री। तो अगर आप इसकी वेवलेंथ मेजर करोगे तो जवाब आएगा 0.16 मिलीमीटर। तो इसकी वेवलेंथ कितनी आ गई बेटा 0.16 मिलीमीटर। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू द एक्सरे डायफ्रेक्शन, जब इसको 54 वोल्ट पे आप मूव करवा रहे हो तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी इस इलेक्ट्रॉन की 0.165 मिलीमीटर। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस तब बनती है जब इस फार्मूले से आप वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इस फार्मूले से आप करते हो h अपान हो जाता है अंडर रेडिकल 2m e इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये फार्मूला कल मैंने आपको बताया था कि अगर मोमेंटम की जगह पे काइनेटिक एनर्जी रखें, तो मोमेंटम की जगह पे काइनेटिक एनर्जी रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास E इंटू वी। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, 2m इंटू k। ठीक है, और Q की वैल्यू कौन सी होती है h अपान 2m। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होता है अगर यहाँ पे रखें, इसके अंदर h की वैल्यू होती है 6.626 10 पावर माइनस 34 अपॉन 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 पावर माइनस 31 इनटू काइनेटिक एनर्जी
आपको पता है कि जब एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल 54 है तो ये फार्मूला है कि उसके मुताबिक काइनेटिक एनर्जी आती है 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल 54 वोल्ट होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी वैल्यू रखें मल्टीप्लाइड बाय 54 इंटू 1.6 10 पावर माइनस 19। जब आप इससे कैलकुलेट करोगे तो लेम्डा आ जाएगी 0.167 मिली। ठीक है, तो डी ब्रोगली का फार्मूला भी कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ उतनी है, और एक्सरे डायफ्रेक्शन का फार्मूला भी कह रहा था कि इसकी वेवलेंथ सेम। अगर आप इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायफ्रेक्शन फार्मूला या विद द हेल्प ऑफ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, तो वेवलेंथ सेम आ जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डी ब्रोगली का फार्मूला जो बता रहा है वही आपको कौन बता रहा है? एक्सरे डायफ्रेक्शन का फार्मूला। इसका मकसद ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो यहाँ पे डायफ्रेक्ट कर रहा है। इस कैलकुलेशन से इस चीज को प्रूव किया गया कि डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस जो फार्मूला बताती है इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ के लिए, तो उससे अगर कैलकुलेट करते हो तो भी वेवलेंथ वही आती है, अगर डायफ्रेक्शन के फार्मूले से करते हो तो भी वेवलेंथ वही आती है। इसका मकसद है कि अगर डायफ्रेक्शन का फार्मूला वही वेवलेंथ देता है जो प्रिडिक्ट करता है डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस, इसका मकसद है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वेव कर रहा है एज अ वेव, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक्सरे डायफ्रेक्शन डिटेक्ट की गई। एक्सरे डायफ्रेक्शन वाज डिटेक्टेड। एक्सरे डायफ्रेक्शन डिटेक्ट की गई मींस एक्सरे वेव्स लाइक सॉरी ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डायफ्रेक्शन, बेटा एक्सरे नहीं, इलेक्ट्रॉन डायफ्रेक्शन, इलेक्ट्रॉन डायफ्रेक्शन डिटेक्ट की गई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डायफ्रेक्ट कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन डायफ्रेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन वेव कर रहा है लाइक अ वेव। अगर इलेक्ट्रॉन वेव कर रहा है लाइक अ वेव, तो इसका मकसद है कि जिस तरह से डबल स्लिट के अंदर दो वेव्स हम बनाते हैं, और दो स्लिट से जब दो वेव्स गुजरती है और वो इंटरफेरेंस करती है, इसका मकसद है फिर इलेक्ट्रॉन को अगर दो स्लिट से गुजारा जाएगा तो वो इसी तरह से डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनाएगा। एक्सपेरिमेंट किया गया उसके ऊपर, इस तरह से दो स्लिट्स बनाएगा। इसको कहा जाता है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन भेजे गए, देखा गया कि बिल्कुल सही बात है कि इलेक्ट्रॉन इंटरफेरेंस भी कर रहे हैं, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बना रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो पता लगा इलेक्ट्रॉन बिल्कुल उसी तरह से डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनाते हैं जिस तरह से लाइट डबल स्लिट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर करती, बिल्कुल ऐसे कर। ठीक है, मकसद इलेक्ट्रॉन वेव लाइक अ पार्टिकल। लेकिन बात यहाँ पे भी खत्म नहीं। ठीक है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को यूज किया गया कि अगर इलेक्ट्रॉन वेव की तरह है तो एक इलेक्ट्रॉन को भेजे भला डबल स्लिट की तरह। अगर इलेक्ट्रॉन वेव है तो एक इलेक्ट्रॉन भी ऐसे करेगा, और ये देखा गया जब एक इलेक्ट्रॉन को भेजा गया तो उसने भी डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनाए। ठीक है, मकसद कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम पे दो स्लिट से गुजरता, क्योंकि दो स्लिट से एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम पे नहीं गुजरता तो दो वेव्स नहीं बनती, दो वेव्स नहीं बनती, इंटरफेरेंस कैसे होता? ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन भी इंटरफेरेंस कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को भेजे या उस डेविसन जर्मर के एक्सपेरिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन भी भेजेंगे डायफ्रेक्शन, का मकसद है
कि एक इलेक्ट्रॉन एक टाइम पे, सपोज करें एक डिटेक्टर यहाँ पे, एक डिटेक्टर यहाँ पे, एक डिटेक्टर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन भेजे, तीनों डिटेक्टर कहेंगे इलेक्ट्रॉन इधर भी आया, इधर भी आया, इधर भी। एक इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ज्यादा जगहों पे डिटेक्ट किया गया लाइट का वेव। ठीक है, बात सिर्फ यहाँ पे भी खत्म नहीं हुई। ठीक है, साइंटिस्टों ने आगे इसको कंटिन्यू किया। उन्होंने समझे इसको, हेजनबर्ग का प्रिंसिपल। साइंटिस्टों ने क्या किया, यहाँ पे डिवाइस लगाया। डिवाइस क्या लगाया, यहाँ पे लाइट का एक बीम भेजा, रोशनी का, और इसके ऊपर माइक्रोस्कोप वगैरह डिवाइस लगा दिए। साइंटिस्टों का ख्याल था कि एक इलेक्ट्रॉन को देखें कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से गुजरेगा तो जाहिर है रोशनी के बीम को डिस्टर्ब करेगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन दोनों स्लिट से गुजरता है तो दो जगहों से लाइट का जो बीम होगा वो क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। हमें पता लग जाएगा कि दोनों में से साथ गुजरा है या एक में गुजरा है, एक में बाद में गुजरा है। इन्होंने इसको डिटेक्ट करना चाहा कि एक इलेक्ट्रॉन बाकी दो में से गुजरता है या नहीं गुजरता। तो क्या नोट किया गया कि जब ये इंस्ट्रूमेंट लगा के इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने की कोशिश की गई तो इलेक्ट्रॉन ने ये जो है वो पैटर्न बनाना छोड़ दिया कि इलेक्ट्रॉन जो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बना रहा था ना, जब यहाँ पे डिवाइस लगा के डिटेक्ट करने की कोशिश की गई कि इलेक्ट्रॉन किस जगह से किस टाइम पे गुजरता है, उसकी पोजीशन को डिटेक्ट करने की कोशिश की गई, तो पोजीशन का तो पता नहीं लगा, लेकिन डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस ही गायब हो गए। ठीक है, ये डिवाइस हटा दिया गया, फिर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनना शुरू हो गए। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉन के डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस को चेक करने की कोशिश कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉन बना रहा था। हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को चेक करने के लिए आए तो इलेक्ट्रॉन ने कहा मैं फ्रिंजेस ही नहीं बनाता। ठीक है, आप ये कह लें कि जब आप इलेक्ट्रॉन की तरफ देख रहे हैं कि ये कैसे फ्रिंज बनाता है तो उसने बनाए नहीं। जब आपने इधर देखा तो डिवाइस ने कहा कि अब इसने बना दिए। आप इधर इलेक्ट्रॉन की तरफ देखो, वो कह नहीं बनाऊंगा। ठीक है, आप इधर देखो, ठीक है, मानने जैसी बातें हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट ये बात प्रूव करता है। ये इलेक्ट्रॉन ने ऐसा क्यों किया, इसलिए कि हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है कि जब इलेक्ट्रॉन वेव करेगा लाइक अ वेव, पोजीशन नहीं बता सकते। मॉडर्न फिजिक्स का, क्वांटम मैकेनिक्स का रूल है इनडिटरमिनेशन, आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। जब आप यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखोगे उसकी पोजीशन को किस टाइम पे किस स्लिट से गुजरता है वो तो पता नहीं लगेगा, ऊपर से वो वेव बनना ही छोड़ दे। जब आप उसको वेव की तरफ देखते हो तो वेव बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज बहुत ही अजीब चीज है और यहीं से आया हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आप पोजीशन नहीं बता सकते, ये इसको हम कहते हैं इनडिटरमिनेशन प्रिंसिपल। ठीक है, और इसको हम ये भी कहते हैं कोलैप्स ऑफ वेव फंक्शन, कि जब आप इसकी पोजीशन देखना चाहते हो तो उसका वेव फंक्शन ही कोलैप्स कर जाता है। ये जो है वो इलेक्ट्रॉन बिहेवियर है, मान नहीं सकते आप लोग। इसलिए मान नहीं सकते क्योंकि हम माइक्रोस्कोपिक दुनिया में जी रहे हैं, ये माइक्रोस्कोपिक दुनिया है, इसके